हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु चौधरी। आज का जो अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो रहेगा स्टील। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बता दिया कि स्टील का इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन से बेसिक से ज़्यादा यू कैन से उसको कि उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने ज़्यादा दी थी कि कौन कौन से स्ट्रेसेस जनरेट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ अपन स्टील को यूज़ करते हैं एंड एटसेट्रा। आज अपन देखेंगे स्टील का इंट्रोडक्शन की बेसिकली स्टील होता क्या है और स्टील को यूज़ करने की ज़रूरत कहाँ पड़ी। ठीक है, तो देखिए आपके सामने जो कर्व दिख रहा है आपको, उसमें 3 प्रकार के स्टील के वेरिएशन ले रखे हैं यू कैन से। अब देखिए सबसे पहले स्टील होता क्या है। स्टील इज मेड ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, इसको बोला जाता है माइल्ड स्टील। ठीक है, अगर आयरन में कार्बन की मात्रा कम हो 0.15% से तो उसको बोलते हैं रोट आयरन। ठीक है, इसको कच्चा लोहा बोला जाता है। ठीक है, फिर यदि इसका जो मात्रा है वो 0.23 के अराउंड हो, ठीक है, तो उसको अपन माइल्ड स्टील बोलेंगे। ठीक है, और यदि मात्रा कार्बन की 2.15% से ज़्यादा हो, ठीक है, समझ रहे, देखिए मात्रा कितनी बढ़ गई कार्बन की, तो उससे कास्ट आयरन बोलेंगे। ठीक है, जैसा आपको डायग्राम बता रखा है मैंने ग्राफ बना रखा, वो स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में है। तो यू कैन से कि जैसे जैसे कार्बन की क्वांटिटी बढ़ रही है आयरन का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है और साथ के साथ उसकी ब्रिटलनेस बढ़ रही है और यू कैन से डक्टिलिटी कम हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो यू कैन से कि जैसे जैसे कार्बन का कंटेंट बढ़ेगा डक्टिलिटी कम हो जाएगी और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सो स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंटेंट ऑफ कार्बन एंड इनवर्स का एंड डक्टिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंटेंट ऑफ कार्बन। ठीक है, चलिए इतना समझा दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं कि स्टील को यूज करने की कहाँ जरूरत पड़ी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो कंक्रीट था वो एक्सेसिवली यूज किया जाने वाला कंस्ट्रक्शन मटेरियल था। ठीक है, आज भी यूज किया जाता है, लेकिन एज आई सेड इन प्रीवियस लेक्चर कि जो कंक्रीट होता है उसकी यू कैन से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वेयर एज जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो ऐसी जगह है जहाँ पर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस का यू नो होना ज़्यादा रहता है, मतलब जहाँ पे रिवर्स ऑफ स्ट्रेसेस पाए जाते हैं या हो सकते हैं वहाँ पे कंक्रीट को यूज़ नहीं किया जा सकता। इसका कारण क्या है, जो कंक्रीट होता है उसमें फाइन क्रैक्स और वॉइड्स होते हैं, इसी के कारण वहाँ की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम होती है। ठीक है, तो कंक्रीट में अगर कहीं पे टेंशन आती है तो अपन वहाँ पे उसको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा देते हैं। एज यू ऑल गाइज नो कि जो रेनफोर्समेंट होता है वो भी माइल्ड स्टील का ही होता है। ठीक है, वो भी किसका होता है, माइल्ड स्टील का ही होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता चुका हूँ कार्बन के बारे में कि कार्बन स्ट्रेंथ को और डक्टिलिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, अब स्टील को यूज तो कर सकते हैं, लेकिन स्टील के साथ में एक बेसिक प्रॉब्लम रहती है कोरोजन की। ठीक है, कोरोजन होता क्या है, देखिए जो माइल्ड स्टील है FeO, जिसमें माइल्ड स्टील में होता है FeO आयरन ऑक्साइड, उसमें क्या होता है जैसे ही हवा और पानी होती है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो एक कंपाउंड बनाता है O2 प्लस H2O के साथ मिलके, जिसको जो बनता है Fe2O3। ठीक है, ये जो Fe2O3 है वो उसका जो वॉल्यूम है FeO के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यू कैन से कि वो फूल जाता है, क्या कर सकता है, वो फूल जाता है। ठीक है, अब फूल जाएगा तो क्या होगा, उसकी साइज बढ़ जाएगी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स होते हैं अगर वहाँ पे क्लियर कवर होता ना, वो एडुकेट नहीं दिया जाता, या कुछ ऐसी साइड्स जहाँ पे जो वेदर कंडीशन होती है वो एक्सट्रीम होती है, एक्सपोजर ज़्यादा होता है ड्यू टू सैलिनिटी। सैलिनिटी जहाँ पे जैसे होता है ना समुद्र के आसपास के स्ट्रक्चर, वहाँ पे क्या होता है, इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स आने का कारण ये है कि जब आपके पास माइल्ड स्टील है वो पानी प्लस एयर से मिलेगा तो Fe2O3 बनाएगा, जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है FeO के कंपेयर में।
तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो एक तो आरसीसी में तो क्रैक्स आ गए, साफ समझ में आ गया। पर जब स्टील स्ट्रक्चर उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, जो फील्ड कंडीशंस होती है वहाँ पे अगर कोई कोरोडेड कोई स्टील है तो देखोगे वो चिप्ड ऑफ हो जाती है वहाँ से, ठीक है। तो उसका क्रॉस सेक्शन कम होने लगता है और स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका क्या इलाज है? इसके दो अल्टरनेटिव है। सबसे पहला आता था स्टेनलेस स्टील। जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें आयरन के साथ साथ में कार्बन की जगह क्रोमियम आता है, ठीक है। तो जो क्रोमियम का जो आता है CrO, वो क्या करता है, पानी और हवा के साथ में मिलके Cr2O3 बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? Cr2O3, जिसका वॉल्यूम CrO के रेस्पेक्ट में इक्वल सा ही रहता है, ठीक है। तो वहां पे वो समस्या नहीं आती है। एक और अल्टरनेटिव है इसका, ठीक है, एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम है उसमें कोरोजन की समस्या नहीं आती है, ठीक है। लेकिन जो एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर होता है, अगर उसको सेम स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन किया जाए तो वो अनइकोनॉमिकल पड़ता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है फॉर एल्यूमिनियम इज 1/3 ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील, ठीक है। तो मतलब स्टील के लिए जो यंग्स मॉडुलस होता है उसका 1/3 होता है एल्यूमिनियम के लिए। तो यू कैन सी कि स्ट्रेंथ तो वो दे देगा लेकिन वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर सेम स्ट्रेंथ लानी है तो आपको लगभग 3 गुना मटेरियल वहां पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गए अपने स्टील की बातें। अब अगर स्टील स्ट्रक्चर की बात करेंगे अपन, तो हाउ टू मेक डिजाइन सेफ। तो देखिए, अब अगर किसी डिजाइन को, एनी डिजाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल, चाहे वो स्टील हो, चाहे कंक्रीट हो, चाहे ब्रिक मेसनरी, कुछ भी हो, उसके दो चीजें अपन को यूज करनी, ध्यान में रखना है। पहला ये कि जो फोर्स, जो एक्टिंग फोर्स होगा उसको अपन को ज्यादा कैलकुलेट करना है, ज्यादा कंसिडर करके चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन कहते हैं कि तो वर्किंग लोड और एक होता है डिजाइन लोड। वर्किंग लोड तो वो जो उस स्ट्रक्चर के डिजाइन लाइफ में या सर्विसिबिलिटी लाइफ में उस पर एक्ट करेगा। डिजाइन लोड वो जो एक्ट कर सकता है। डिजाइन लोड हमेशा वर्किंग लोड से ज्यादा हो सकता है, और यू कैन से डिजाइन लोड विल बी इक्वल टू वर्किंग लोड इनटू फैक्टर ऑफ ए सेफ्टी, ठीक है। दूसरा आता है मटेरियल प्रॉपर्टी शुड बी अंडर एस्टिमेटेड। कहने का मतलब है कि आपकी जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, उसको आपको, या फिर डिजाइन कैपेसिटी है उसको आपको कम मान के चलना है। मतलब जो परमिसिबल स्ट्रेसेज हैं वो होंगे, परमिसिबल स्ट्रेसेज होंगे स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब आपको कितना परमिट करना है स्ट्रेस, वो जितना सहन कर सकता है उससे कम परमिट करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अपने पास में दोनों चीजें, लोड ज्यादा के लिए डिजाइन किया और स्ट्रेंथ कम के लिए डिजाइन किया, तो वो एक तरह से सेफ फैक्टर हो जाता है अपने पास में। इसके फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। मैंने भी बताया आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन क्यों करते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी करते हैं अनसर्टेनिटी के लिए। अनसर्टेनिटी किसमें? अब अगर लोड की बात करें तो अपन को पता, भाई वर्किंग लोड अपन ने मान लीजिए 100 किलो न्यूटन लिया, लेकिन इट इज नॉट गारंटीड कि वो 100 से ज्यादा नहीं जाएगा। इन फ्यूचर आज से 5 साल या 10 साल बाद में ऐसा कुछ हो जाए कि वहां पे जो वर्किंग लोड है उसका मास ज्यादा हो जाए, तो आप तो ये तो है नहीं कि 5 साल बाद में स्ट्रक्चर को तोड़ोगे और वहां पे नई स्ट्रक्चर खड़ा करोगे, नया डिजाइन करोगे, ठीक है। क्योंकि जो स्ट्रक्चर डिजाइन होती है वो कम से कम 10 साल 20 साल 25 साल के लिए डिजाइन होती है, 50 साल तक कंक्रीट की स्ट्रक्चर्स डिजाइन होती है, ठीक है। क्योंकि इतनी हैवी स्ट्रक्चर्स होती है, उनको बनाने में ही 2-3 साल का समय लग जाता है, तो उसको 2-3 साल यूज करके तोड़ा नहीं जा सकता वापस, ठीक है। तो एक तो हो गया फोर्स की अनसर्टेनिटी, दूसरा हो गया मटेरियल की अनसर्टेनिटी, मटेरियल प्रॉपर्टीज की अनसर्टेनिटी। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने जो मेरे को स्ट्रेसेस बताए, परमिसिबल स्ट्रेसेस बताए या सेफ स्ट्रेसेस बताए, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस, वो आपने बताया लैब में टेस्ट करके।
लैब में जो मटेरियल कास्ट होता है वो होता है एक तरीके से सेफ एनवायरनमेंट पे, कंट्रोल एनवायरनमेंट में, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या हो सकता है, वहाँ पे कुछ मानवीय भूल के कारण, ह्यूमन एरर के कारण मान लीजिए, या फिर मशीन एरर के कारण मान लीजिए, कुछ गड़बड़ हो सकती है उस मटेरियल को बनने में। या फिर यदि मटेरियल लैब में ना बन के ऑन साइट ऑन फील्ड बन रहा है तो उसमें वो क्वालिटी आए ये ज़रूरी नहीं है। तो ये जो अपन पैरामीटर्स तो वही लेते हैं, लेकिन क्या पता फील्ड में कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो इन अनसर्टेनिटीज़ को दूर करने के लिए या दूर करने के लिए अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं अपन कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ करते हैं किसी स्ट्रक्चर को स्टडी करने में या डिज़ाइन करने में, ठीक है। तो अपने पास में इन केस ऑफ द स्टील देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड और यील्ड स्ट्रेस थ्योरी, जिसको इलास्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो सेफ डिज़ाइन तो करता है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है, हाईली अनइकोनॉमिकल, बहुत ही ज़्यादा अनइकोनॉमिकल होता है, ठीक है। मतलब सेम स्ट्रेंथ के लिए या सेम लोड कंडीशन को के लिए अपन क्या करते हैं, जो डिज़ाइन होता है उसमें पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, ठीक है। तो इसका इन्होंने क्या किया, तोड़ निकाला। वो तोड़ था अल्टीमेट लोड मेथड और या प्लास्टिक लोड मेथड, ठीक है। प्लास्टिक लोड मेथड वैसे तो ठीक है सॉरी प्लास्टिक लोड मेथड वैसे तो ठीक है, इकोनॉमिकल भी रहेगा आपको और आपके स्ट्रेंथ भी प्रॉपर आएगी। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, ये सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। क्या नहीं करता? सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। तो यदि स्ट्रक्चर अनसर्विसेबल रहेगी, उसका कोई यूज ही नहीं करेगा स्ट्रक्चर का, तो फिर उसको बनाने का क्या फायदा, ठीक है। तो अल्टीमेट लोड मेथड इसलिए यूज नहीं होता है। इकोनॉमिकल भी है, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, कैपेसिटी भी ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ क्राइटेरिया भी ठीक है, लेकिन सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको हम डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं वो ठीक है, वो इसका नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? इसको अनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के केस में यूज़ किया जाता है। इसका जो यूज़ होता है वो अनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के केस में यूज़ होता है, ठीक है। अब लास्ट का जो अपना टॉपिक है वो है लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। जो लिमिट स्टेट मेथड है वो WSM और प्लास्टिक लोड मेथड, इन दोनों को ओवरकम करता है, इन दोनों की जो कमियां हैं उसको पूरा करता है, ठीक है। जो LSM है वो आपको इकोनॉमिकल डिज़ाइन भी देगा और सेफ डिज़ाइन भी देगा, तथा सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होना सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो उसको भी फुलफिल करता है, ठीक है। LSM है, लिमिट स्टेट मेथड है, इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। ये जो आधारित है वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच के ऊपर आधारित है, प्रायिकता जिसको बोलते हैं अपन, यस नो ऐसे करके उस पर आधारित है। जबकि जो WSM होता है वो आपके एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पे, एक्सपीरियंस अप्रोच पे आधारित है, ठीक है। जो LSM था वो WSM में जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड यूज किया गया था उसको रेक्टिफाई करता है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर और एक होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो दोनों का कंबाइन फॉर्म होता है। दो क्या चीज हो गई? मटेरियल और लोड, मटेरियल की अनसर्टेनिटी और लोड की अनसर्टेनिटी। वेयर एज जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है वो पर्टिकुलर एक चीज के लिए होता है, चाहे वो लोड के लिए होगा चाहे मटेरियल के लिए होगा। गामा F पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड, गामा M पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। इन दोनों का अगर कंबाइन इफेक्ट देखना है या कंबाइन इफेक्ट जो होता है उसको अपन फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोल देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपन अब अगली लेक्चर में अपन पढ़ेंगे WSM में परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर स्टील, ठीक है, और उसके बाद में आगे की चीज़ें अपन धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।